हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोग का स्वागत करती हूं। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 6 के एसएसटी चैप्टर को एनसीईआरटी, तो आज उसका अध्याय 7 चैप्टर 7 हम लोग देखेंगे। इससे पहले भी 6 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार देख ले, क्योंकि एनसीईआरटी का ये सारे चैप्टर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इस चैप्टर से संबंधित एक और बात मैं बता दूं कि जल्द ही मैं इन सारे चैप्टर का एमसीक्यू भी अपलोड करने जा रही हूं, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो हमारा चैप्टर 7 है अशोक के बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इस चैप्टर में हम सम्राट अशोक के बारे में सारा चीज़ देखेंगे और कैसे उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया, ये सारा कुछ देखेंगे। तो आइए मौर्य साम्राज्य से संबंधित इस चैप्टर को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अशोक के बारे में पढ़ना है तो हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो 2300 साल पहले की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कितने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये भी आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आने वाले वीडियो में भी आपको मिलेंगे और ये पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक के बाद इस साम्राज्य ने शासन किया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उनके पोते अशोक थे, उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। इसके साथ ही अगर वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं चाणक्य के बारे में। अगर मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चाणक्य या कौटिल्य जिन्हें कहते हैं, वो चंद्रगुप्त की सहायता की तथा वह चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में चाणक्य का एक बड़ा योगदान रहा था। उन्होंने ही प्रशिक्षित कर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाया था। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या मौर्य एम्पायर के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर चाणक्य की बात करें तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की भी रचना की थी। इसके साथ ही अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ये सारे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ गांव में किसान, पशुपालक थे। मध्य भारत के ज़्यादातर इलाके जंगलों में संग्रहण और शिकार करके जीविका चलाते थे। जो गांव में किसान थे और पशुपालक थे, तो पशुपालक क्या करते थे? तो ये जंगलों में शिकार करके, संग्रह करके अपना जीवन चलाते थे। इसके साथ मेगास्थनीज के बारे में बात करते हैं कि मेगास्थनीज एक राजदूत बनकर आए थे। ये यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था और ये मौर्य साम्राज्य में आए थे राजदूत बनकर, और इन्होंने एक पुस्तिका लिखी जिसका नाम था इंडिका। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो मेगास्थनीज किसके वो राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर, जो यूनानी राजा थे सेल्यूकस निकेटर, वो इनके राजदूत थे जो मौर्य साम्राज्य में आए थे। इसके साथ अगर मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात करते हैं तो साम्राज्य की राजधानी की अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन आदि ऐसे और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर रहे थे। अगर मौर्य साम्राज्य में प्रशासन देख लेते हैं, प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? तो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। इस कारण मौर्य साम्राज्य बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, क्योंकि यह एम्पायर बहुत बड़ा था, यह साम्राज्य बहुत बड़ा था। जिसके अलग अलग हिस्सों पर जो शासन करने का तरीका था वो भी अलग अलग ढंग से किया जाता था, क्योंकि हर हिस्सा एक जैसा नहीं था। इसके साथ अगर पाटलिपुत्र की बात करें, जो पटना के नाम से जाना जाता है, तो इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। क्योंकि उस टाइम की अगर बात करते हैं तो जो सम्राट होते थे वो हर इलाके पे अपने राजदूत या फिर अपने राज्यपाल बनाकर राजकुमारों को भेजते थे। लेकिन ये जो पाटलिपुत्र था, यहाँ सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसका अर्थ हुआ कि गांव व शहरों में किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। तो जी हाँ,
राजा क्या करते थे कि दूसरे गांव वगैरह हो गए, शहर वगैरह हो गए, वहां जहां से भी कर लेना होता था, कर वसूल करना होता था, तो वह स्वयं नहीं करते थे, वो अपने अधिकारियों को नियुक्त करते थे। लेकिन पाटलिपुत्र पर उनका सीधा नियंत्रण रहता था। यह है पाटलिपुत्र के बारे में। आइए जानते हैं अब थोड़ा तक्षशिला एंड उज्जैन के बारे में बात कर लेते हैं। तक्षशिला उज्जैन छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर इन स्थानों से नियंत्रण रखा जाता था। जो छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत होते थे तो तक्षशिला एवं उज्जैन से इन पर नियंत्रण रखा जाता था, तथा कुछ हद तक पाटलिपुत्र से भी इन पर नियंत्रण रखा जाता था। इन स्थानों पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। जो बातें मैंने अभी ऊपर कही कि जो स्थान होते थे, छोटे छोटे स्थान होते थे, उन्हें पे जो राजकुमार होते थे उनको राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, और वहाँ का कार्यभार यही राजकुमार देखते थे। साथ ही वहाँ कर वसूली का भी कार्य करते थे। इन इलाकों में सिर्फ नदियाँ और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था, तथा वहाँ से उन्हें संसाधन भेंट के रूप में मिलते थे। जिन इलाकों में होते थे जैसे नदियों, मार्गों, इन पर नियंत्रण रखा जाता था, तो वहाँ के जो लोग होते थे वो उन्हें भेंट स्वरूप संसाधन देते थे। जैसे कि अगर पशुपालक है तो वो या तो पशुओं को दे दिए, कृषक है तो कृषि से उगने वाले जो भी फसल है वो फसल को दे दिए, चाहे अगर जंगलों में रहने वाले लोग हैं तो जंगल से जो भी उन्हें संसाधन प्राप्त होती थी वो भेंट के तौर पर वो राजा को दिया करते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। तो अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये पूछता है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने की और तथा कीमती पत्थर के लिए महत्वपूर्ण था। किसके अनुसार? तो अर्थशास्त्र, इसकी रचयिता चाणक्य थे। अब अशोक की बात करते हैं। तो सम्राट अशोक। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक थे। वो ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो जी हाँ, अशोक के अभिलेख बहुत चर्चित है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने अभिलेखों के द्वारा जो जनता तक अपने संदेश होता था उसको पहुंचाने की वो कोशिश करते थे। और इनके ज़्यादातर जो अभिलेख होते थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक का ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि है। तो वो क्या करते थे कि अभिलेख के द्वारा, मतलब कि पत्थरों पर या पिलरों पर वगैरह पे वो क्या करते थे, अपने संदेश खुदबा कर लोगों तक वो पहुंचाते थे। इनके अभिलेख बहुत तरह की है, आप आगे इनके बारे में पढ़ेंगे आगे क्लासेस में भी और आगे चैप्टर में भी। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध है, जो चैप्टर ही है कि जिसने युद्ध का त्याग किया, वह युद्ध था कलिंग का युद्ध। तो आइए अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में हम बातें करते हैं, क्योंकि ये वही युद्ध है जिसके बाद सम्राट अशोक ने युद्ध त्याग दिया था। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा का कलिंग पहले था, कलिंग का प्राचीन नाम उड़ीसा है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर, युद्ध होता है तो हिंसा खून खराबा होना आम बात है, तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर खून खराबा हुआ, इतना ज़्यादा हिंसा हुआ कि उसे देखकर सम्राट अशोक को बहुत बुरा लगा और उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। तो ये जो युद्ध था जिसके कारण, जहाँ के युद्ध के कारण सम्राट अशोक ने ये निर्णय ले लिया कि वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, तो वो युद्ध था कलिंग का युद्ध। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है अगर आप सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं तो। आइए आगे बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक का धर्म क्या था? आखिर किसे हम अशोक का धर्म कहते हैं? तो अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक का जो धर्म था उसे धर्म से भी बात किया जाता है, धर्म भी कहा जाता है, जिसमें ऐसा नहीं था कि पूजा पाठ या कर्म कांड करने की बात कही गई है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है,
वैसे ही एक राजा का भी कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा को संदेश दे। अशोक का मानना था कि जैसे एक पिता अपने बच्चों का अच्छे व्यवहार की संपूर्ण शिक्षा देता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वैसे ही एक राजा का भी एक कर्म होता है कि वह अपने प्रजा को ये सारा निर्देश दे। और ये सारे निर्देश को अशोक का धम्म कहा गया है। इस धम्म में उन्होंने प्रजा को बताया है एक पिता के जैसे कि क्या सही है क्या गलत है। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने धम्म महामता, ये भी इम्पोर्टेंट है कि धम्म महामता कौन थे। तो धम्म महामता एक ऐसे अधिकारी थे जिनको उन्होंने नियुक्त किया था ताकि वो धम्म के बारे में लोगों को पढ़ाएं। वो चाहते थे कि जो धम्म उन्होंने जारी किया है उसके बारे में लोगों को पढ़ाया जाए। तो ये जो लोग उन्होंने नियुक्त किया था उन्हें धम्म महामता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने संदेश चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाए थे ताकि हर सड़क चौराहे पर स्तंभों में उन्होंने चौराहे पर खुदवाया था ताकि वहां से गुजरने वाले हर लोगों को उसके बारे में पता लगे। साथ में जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए उन्होंने धम्म महामता को भी नियुक्त किया ताकि वो लोगों को पढ़कर बताएं कि धर्म क्या होता है, जिसे अशोक का धम्म कहा गया। आइए देखते हैं। तो वह बुद्ध के उपदेशों, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भगवान बुद्ध के उपासक थे, तो वह बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। जी हाँ, अशोक ने श्रीलंका के साथ साथ सीरिया, मिस्र, ग्रीस में भी अपने दूत भेजे। किस लिए? तो ताकि बुद्ध के उपदेशों को लोग जान सके। तो बुद्ध के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य अशोक ने किया। इसके साथ उन्होंने वहां के लोगों के लिए और भी बहुत सारे काम किए, जैसे उन्होंने सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। उन्होंने अस्वस्थ मनुष्यों और पशुओं के उपचार की व्यवस्था भी की। तो अस्वस्थ सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशुओं के उपचार के लिए व्यवस्था की। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने प्रजा के लिए बहुत सारे उत्तम कार्य किए हैं। इसके साथ धम्म के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा धम्म क्या था, तो अशोक के जिन विचारों को वह अपनी प्रजा को निर्देश देने के लिए उपयोग करना चाहते थे उन्हें धम्म कहा जाता था। आप ये भी धम्म के बारे में लिख सकते हैं कि अशोक का वह विचार जिससे उन्हें लगता था कि प्रजा को ये पता होना चाहिए, तो उन्होंने निर्देश के रूप में उसे जारी किया, जिसे धम्म कहा जाता है। ये हमने ऊपर भी पढ़ा। वैसे ही आपके बुक में है धम्म महामत, जो हमने ऊपर पढ़ा कि धम्म महामत कौन होते थे। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि धम्म महामत होते थे जिन्होंने कुछ अधिकारियों को सम्राट अशोक ने नियुक्त किया था ताकि वो धम्म के बारे में लोगों को बता सके। तो वही कहा गया है यहाँ पे कि अशोक ने लोगों को अपना धम्म सिखाने के लिए जिन अधिकारियों को जगह जगह भेजा उन्हें धम्म महामत कहा गया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं अशोक के बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और खास करके आप अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अशोक किस साम्राज्य के थे? मौर्य साम्राज्य के थे। और जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उन्होंने चाणक्य के कौटिल्य जिन्हें कहा जाता है उनकी सहायता से इस साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके साथ अर्थशास्त्र के बारे में भी जान लेना चाहिए कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक थे किनका विचार था, तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया था। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे या किनकी पुस्तक थी? तो चाणक्य की पुस्तक थी। इन सब के साथ हमने ये भी देखा कि आखिर वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद सम्राट अशोक ने युद्ध को ही त्याग दिया, तो वो था कलिंग का युद्ध। इस चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। साथ में प्रीवियस के भी जो 6 चैप्टर मैंने अपलोड किया है उससे भी संबंधित एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।